बनाने का काम एक संवैधानिक संस्था के पास है। वो संवैधानिक संस्था बजाय काम करने के फर्जी फैक्ट चेक में लगी हुई है। वो नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ व्हाट्सएप पे फर्रे भेज रही है। वो हर उस व्यक्ति को प्रताड़ित कर रही है जो सच दिखा रहा है। भाई अनुराग ठाकुर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आप राहुल जी से ओथ लेने को कह रहे हैं, अनुराग ठाकुर से कब ओथ लेने को कहिएगा? कांग्रेस पार्टी के बारे में सुप्रिया जी एक धारणा है। हाँ। और कांग्रेस पार्टी के बारे में धारणा यह है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ हो और वो बाहर न आए, ये मुश्किल है। खबरें आपके यहाँ से आ जाती हैं। कांग्रेस है, यहाँ से चीजें बाहर नहीं आती है। सच बड़ा भयावह है, कुछ सच हम लोगों को पता है, सच बड़ा भयावह है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर इस तरह की धांधली नहीं हो रही है और उसका सीधा सीधा फायदा सत्ता पक्ष बीजेपी को नहीं हो रहा है। राहुल गांधी जी के बारे में एक चीज है, जब वो कोई चीज का मन बना लेते हैं फिर वो पूरी तल्लीनता से उस पर जुट जाते हैं। जिस चुनाव आयोग का काम सूत्र लोक को समाप्त करना था, वो सूत्रपात बना हुआ आज की तारीख में। विकास जी, मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहती हूँ, हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं है। हिंदुस्तान में वोटर लिस्ट का रिवीजन होता है और होना भी चाहिए। जो लोग मृत हैं वो हट जाएं, जो कहीं और चले गए वो कहीं और वोटर बन गए, होना चाहिए। जिस तरह से बिहार में किया जा रहा है, देखिए बिहार में 2-4 चीजें हुई हैं। बिहार में जनवरी में समरी रिवीजन करने के बाद वोटर लिस्ट इशू हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज को दे दी गई थी वो वोटर लिस्ट। मुद्दा जो अभी गरमाया हुआ है, वो जो आप लोगों ने एक आरोप लगाया है भारतीय चुनाव आयोग पे, बड़े गंभीर आरोप हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इतना लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतने डिटेलिंग में, ऐसा लग रहा है कि वो कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसी प्रोजेक्ट की। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसकी तैयारी कब शुरू हो गई थी ये, क्योंकि ये कुछ दिनों का काम तो है नहीं, और कितनी मेहनत, कितनी टीम इसमें लगी। कब ये तैयारी आप लोगों ने शुरू कर दी थी कि हमें ऐसा कुछ करना है? देखिए, राहुल जी के पास या हम में से किसी के पास भी लोग आके कहते थे कुछ गड़बड़ है, और जब चुनावी नतीजे आप जमीन पर जब जाते हैं, और स्पेशली जो बड़े नेता हैं, जब वो जमीन पर जाते हैं तो आपको क्राउड के व्यवहार से पता चल जाता है। आप कुछ कह रहे हैं, रैली में रिएक्शन कैसा आ रहा है, पता चल रहा है ये जो भीड़ है ये उत्तेजित है, ये बदलाव करना चाहती है या ये ऐसे ही सुनने आई है। तो वो चीज हमने मध्य प्रदेश में देखी थी। मध्य प्रदेश में बिल्कुल उबाल पर था एंटी इनकम्बेंसी, और बिल्कुल लगता था कि लोगों ने मन बनाया हुआ है बदलने का। फिर हरियाणा का चुनाव भी बिल्कुल ऐसा लगता था। महाराष्ट्र का चुनाव तो पत्रकार भी कहते थे हम जीत रहे हैं। तो लगातार जब ऐसी चीजें होती रही और चुनाव का परिणाम कुछ और आता था, तो कहीं ना कहीं ये संशय जरूर मन में होता था कि ऐसा कैसे हो रहा है। ईवीएम पर भी बहुत संशय है, 19 लाख ईवीएम गायब है, वो अलग डिबेट है। लेकिन जब महाराष्ट्र के चुनाव का नतीजा आया और हमने देखा कि 5 साल में 32 लाख वोट ऐड हुए हैं, 5 महीने में 40 लाख से ज्यादा ऐड हुए हैं, और उसके पहले 2019 में, 2014 में, 2009 में, 2004 में हर बार 5 महीने में जो वोट ऐड हुए हैं वो 5 साल के आधे, और ये स्वाभाविक भी है। 5 साल में आप ज्यादा वोट ऐड करते हैं, 5 महीने में कम ऐड करते हैं, और ये पूरा डेटा वाइज राहुल जी ने इसके बारे में भी चर्चा की है। तो फिर ना एक पैटर्न आना शुरू हुआ कि ऐसा कैसे हुआ कि 5 महीने में ज्यादा वोटर ऐड हो गए। ऐसा कैसे कि एक चाल में 20-20 लोगों के नाम ऐड हो रहे हैं 5 महीने में। ऐसा कैसे कि जिन कंस्टिट्यूएंसीज में नाम ऐड हो रहे हैं वो बीजेपी जीत रही है। ऐसा कैसे कि हमने लोकसभा स्वीप किया 5 महीने पहले, 5 महीने बाद इस तरह से हार होती है। तो ये जो सारे सवाल थे, इसको फिर हम लोगों ने साइंटिफिकली डेटा निकालकर देखना शुरू किया, और ये डेटा सारा इलेक्शन कमीशन का डेटा, ये हमारा डेटा तो है नहीं, और इलेक्शन कमीशन का इसके बारे में कोई जवाब नहीं है। आपने कैसे मतदाता बढ़ा दिए, ये कौन से लोग थे, उन्हीं सीटों पर जो कम अंतर की थी बीजेपी कैसे जीत गई जहां पर मतदाता ज्यादातर ऐड हुए थे। तो ये एक प्रक्रिया शुरू हुई, और फिर हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद जब लोगों ने लोकसभा चुनाव का आकलन किया तो देखा कि बहुत छोटे छोटे मार्जिन पर अंतर आया। तो जिस महादेवपुरा का जिक्र आप कर रहे हैं, और मुझे लगता है राहुल जी ने प्रेजेंटेशन ही की, और आरोप तो क्या, उन्होंने तो देश के सामने सबूत रख दिया है। तो उन्होंने जब महादेवपुरा का हमारे पास डेटा आया और हमारी टीम्स ने इस पर काम करना शुरू किया, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि ये कोई डिजिटली रीडेबल कॉपी नहीं थी, और बहुत सारे लोग इसका मतलब नहीं समझते। तो मुझे लगता है कि इसका थोड़ा सा मतलब समझाना चाहिए। आप अपना व्हाट्सएप खोलिए, आप मेरी डीपी पर जाइए, आपको शायद मेरी पिक्चर अच्छी लगे, मैंने राहुल गांधी की फोटो लगा के रखी है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, आप नहीं ले सकते क्योंकि व्हाट्सएप अब प्रोटेक्ट करता है, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। वैसे ही इलेक्शन कमीशन अब ऐसी लिस्ट नहीं लगाता है जिसको आप डिजिटली स्कैन करके पढ़ सके। मतलब उसमें मान लीजिए विकास कुमार जी का नाम कहाँ है, कंट्रोल F करके ढूंढ सके, वो नहीं है अब। तो अब वो स्कैन कॉपीज लगने लगी।
जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने 24 घंटे में नियम बदला कि भाई लोगों को दस्तावेज नहीं मिल सकेंगे चुनाव के, जिस तरह से ये नियम बदला गया कि अब हम फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं देंगे, हम 45 दिन से ज्यादा वो डेटा नहीं रखेंगे। आज के युग में जहां पर क्लाउड है, जहां पे हार्ड ड्राइव और तमाम साधन है, आप डेटा नहीं रख पा रहे। तो ये सारी जो चीजें थी ये बहुत ही हतप्रभ करने वाली थी। तो जब महादेवपुरा का डेटा आया, और अगर उस पेपर को आप लगाइए तो 7 फीट ऊंचा वो पुलिंदा बनता है। जी हाँ, वो फोटो भी राहुल जी ने दिखाई, 7 फीट ऊंचा बनता है। उसको मैनुअली हम लोगों ने देखा, और जब मैनुअली देखने के बाद जो चीजें सामने आई, एक कहीं घर में 8 बाय 10 का घर है, वहां पर आपने 80 लोग रखे हुए हैं, तो सब 1 बाय 1 स्क्वायर फीट पकड़ के खड़े हुए लोग हैं। एक ब्रूअरी है, वहां पर 60 लोग हैं। मकान नंबर 39 पर वहां पर 40 से ज्यादा लोग हैं। फिर गुरकीरत सिंह डांग 50 जगह वोट कर रहे हैं। एक विशाल सिंह है, वो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका में वोट कर रहे हैं। जिन देवी जी का नाम लिया था, शकुन देवी जी का, राहुल जी ने तो 2 बार कहा था, वो तो 3 बार वोट करती हुई अलग अलग जगहों पे पाई गई। उनके पति भी 3 जगह वोटर मिले। फिर उसके बाद जो चीज हुई ना, वो बड़ी मुझे लगता है बड़ी रोचक है। राहुल जी ने ये डेटा देश के सामने रख दिया, ये सबूत है। और ये कोई हमारे घर का डेटा नहीं है, कांग्रेस के ऑफिस में, ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है, वहीं से हमने निकाला है। अगर निष्पक्ष चुनाव आयोग होता तो वो कहता इतनी बड़ी अनोमली आपने पकड़ी है, उसके लिए साधुवाद, अब हम अपनी वोटर लिस्ट खंगालेंगे। नेता प्रतिपक्ष हैं, 4-5 बार के चुने हुए सांसद हैं, आपने बजाय वो करने के आप उन पर ही हावी होने लगे। और लेकिन देश ने इसका बड़ा तगड़ा जवाब दिया। लोग अपने आप से जाकर डेटा खंगालने लगे, और फिर पता चला कि कैसे केरला में, जहां पर एक सीट त्रिशूर की बीजेपी ने जीती, वहां पर एक महिला ने कहा मेरे घर में 9 लोग रजिस्टर्ड हैं, मुझे पता ही नहीं है, मैं एक व्यक्ति यहां रहती हूं। बिहार में एसआईआर की एक्सरसाइज होने के बाद जमुई में 247, मुजफ्फरपुर में 269, पिंकी पासवान जी के घर में 20 लोग रह रहे हैं, कोई अंसारी है, कोई शर्मा है, कोई ठाकुर है, कोई पासवान है। तो ये सारी जो चीजें आनी शुरू हुई। बिहार में उप मुख्यमंत्री के 2 वोट हैं, विजय सिन्हा जी के, निर्मला देवी जी मेयर के 2 वोट हैं, वीणा देवी सांसद है एलजेपी की, घटक दल इनका है, उनके 2 वोट हैं। तेजस्वी यादव पे 2 एपिक नंबर के आरोप हैं, लेकिन उन्होंने उसका स्पष्टीकरण दिया है, इन लोगों के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तो जब ये धांधली शुरू हुई और लोगों ने जब दिखानी शुरू करी, तो कहीं ना कहीं सुई की नोक आकर चुनाव आयोग पे रुक जाती है। और मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, राहुल गांधी जी की जो लड़ाई है, या जो लड़ाई को वो ये राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। ये कांग्रेस बनाम बीजेपी की भी लड़ाई नहीं है, सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष की भी लड़ाई नहीं है। ये एक सैद्धांतिक लड़ाई है जो हमारे संविधान की आत्मा है। 1 मैन 1 वोट। आप दुनिया के हिंदुस्तान के सबसे गरीब आदमी हो या हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी हो, आप पिछड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो, आप अगड़े हो, आप प्रधानमंत्री हो, आप दिहाड़ी मजदूर हो, आप महिला हो, पुरुष हो, आप तमिल बोलते हो, आप तेलुगु बोलते हो, आप हिंदी बोलते हो, इस देश के संविधान ने आपको 1 वोट की ताकत दी है। उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। और किसी भी निष्पक्ष चुनाव की मुझे लगता है नींव जो है वो एक साफ सुथरी क्लीन वोटर लिस्ट है। और विपक्ष क्या मांग रहा है, और इसी पर मैं बात अपनी एंड करती हूं। विपक्ष कोई चांद तारे तो मांग नहीं रहा कि भैया तोड़ के ले आओ। विपक्ष कह रहा है आप साफ सुथरी वोटर लिस्ट दे दीजिए। हमारी आवाज में आवाज अब बीजेपी मिला रही है। हाँ, बीजेपी के तमाम लोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं। अच्छी बात है, आप राहुल गांधी जी के बात को बुलंद ही कर रहे हैं। ये अलग बात है कि आप अपनी मूर्खता में कर रहे हो उसको बुलंद, लेकिन वो भी अब सबूत देके बोल रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। तो भाई वोटर लिस्ट बनाने का काम एक संवैधानिक संस्था के पास है। वो संवैधानिक संस्था बजाय काम करने के फर्जी फैक्ट चेक में लगी हुई है। वो नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ व्हाट्सएप पे फर्रे भेज रही है। वो हर उस व्यक्ति को प्रताड़ित कर रही है जो सच दिखा रहा है। भाई अनुराग ठाकुर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आप राहुल जी से ओथ लेने को कह रहे हैं, अनुराग ठाकुर से कब ओथ लेने को कहिएगा? तमाम लोग बोल रहे हैं। अब परसों नरसों में देख रही हूँ गिरिराज सिंह जी, खैर नेहरू जी को ले आए, वो तो आना ही था। नेहरू जी का नाम ना लिया जाए और कोई चर्चा हो जाए इस देश में, वो कैसे संभव है? लेकिन ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। ये 1 मैन 1 वोट के प्रिंसिपल के खिलाफ हो रहा है काम। मेरा सवाल अभी भी वही है। हाँ। ये आपने बताया एक पक्ष है जिसको आप लोग बता रहे हैं, और मैं भी ग्राउंड पे गया, मैंने देखा कि इससे क्या बदल रहा। वो हमारी दूसरी रिपोर्ट में हमारे दर्शक देखेंगे जी। मेरा सवाल ये था कि राहुल गांधी ने कैसे एक टीम बनाई। जैसे ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बारे में सुप्रिया जी एक धारणा है। और कांग्रेस पार्टी के बारे में धारणा ये है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ हो और वो बाहर न आए, ये मुश्किल है।
खबरें आपके यहाँ से ये आ नई जाती हैं। कांग्रेस है, यहाँ से चीजें बाहर नहीं आती है। अच्छा, और क्या। तो अब इस इंटरव्यू में आप बता दीजिए कि जब जो अभी तक नहीं हुआ मैं बता हाँ, दूं। आप बता दीजिए। जैसे आपने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद ये पार्टी को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है, आपने बताया अपने जवाब में। मैं यही जानना चाहता हूँ कि ये लगने के बाद लीडरशिप ने, राहुल गांधी ने क्या सोचा, कैसे एक टीम बनानी? ये तो पूरा डेटा माइनिंग वाला काम है जो मैं आपको एक बात अक्सर बताती जर्नलिस्ट हूँ। करते हैं। जी हाँ, मैं आपको एक बात बताती हूँ राहुल गांधी जी के बारे में। उनका एक स्वभाव है, वो सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की हैं, और वो हल्की बात नहीं करते। और ये मैंने उनके साथ तमाम चीजें पर्सनली या प्रोफेशनली डिस्कस करके उनको तमाम इश्यूज पर स्टैंड लेते हुए देखा है, वो हल्की बात नहीं करते हैं। तो जब उनको लगा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, उन्होंने 50 लोगों को बुलाकर उसको डिस्कशन वगैरह नहीं किया, उन्होंने एक टीम सेटअप करी। उस टीम ने गहन काम किया 6 महीने, और उस 6 महीने का नतीजा आपके सामने। अभी और भी खुलासे होंगे, क्योंकि और भी जगहों के वोट्स और भी जगहों की वोटर लिस्ट खंगाली जा रही है। अभी खुलासे होने बाकी हैं, जैसा कि उन्होंने सदन में कहा था निकलते हुए कि ये पिक्चर अभी बाकी है। तो ये अभी आपको बहुत सारी जगहों का सच सामने आएगा, और सच बड़ा भयावह है। कुछ सच हम लोगों को पता है, सच बड़ा भयावह है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर इस तरह की धांधली नहीं हो रही है, और उसका सीधा सीधा फायदा सत्ता पक्ष बीजेपी को नहीं हो रहा है। राहुल गांधी जी के बारे में एक चीज है, जब वो कोई चीज का मन बना लेते हैं, फिर वो पूरी तल्लीनता से उस पर जुट जाते हैं। चाहे वो संविधान की बात हो 2024 में, चाहे कास्ट सेंसस की हो, चाहे वोटर अधिकार की आज की बात हो। उन्होंने बहुत क्लोजली मॉनिटर करके एक टीम बनाई, उस टीम ने बड़ी गहन जांच करी। देवर इन कांस्टेंट टच उस टीम में, इतना तो मैं नहीं बता सकती हूं, लेकिन अच्छे लोग थे, और ऐसे लोग थे जो डेटा समझते हैं, जो डेटा खंगाल सकते हैं। देखिए, मैनुअली एक फोटो लेकर और उस 7 फीट में उस फोटो को खोजना, ये बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन उन्होंने वो करा। तो इसमें टाइम लगा। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में चुनाव आयोग को, अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 65 लाख लोगों के नाम दिए जो वो नहीं देना चाहता था, चुनाव आयोग को मरता क्या ना करता नाम तो देने ही पड़ेंगे। 65 लाख लोगों के भी नाम देने पड़ेंगे, और चुनाव आयोग को एक काम और करना पड़ेगा, उनको डिजिटल लिस्ट देनी पड़ेगी। आप डिजिटल लिस्ट दे दीजिए, पब्लिक ऑडिट होने दीजिए ना डिजिटल लिस्ट का। मतलब चलिए मैं ये कहती हूं, आप बिल्कुल तटस्थ व्यक्ति हैं, आप ना कांग्रेस के बिलीवर हैं ना बीजेपी के बिलीवर हैं। दोनों तरफ से बात कही जा रही है कि वोटर लिस्ट में कुछ है, तो इसका सुधारने का काम कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। सुधारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एक डिजिटल वोटर लिस्ट। इस मांग के खिलाफ क्यों है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग कह रहा है कि यही सुधारने के लिए तो हम एसआईआर कर रहे हैं बिहार में, उसका भी कांग्रेस विरोध कर रही है, विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही है। ये कुतर्क है, और मैं बताती हूं क्यों। आपने एसआईआर तो किया, अभी एसआईआर के बाद तो एक घर में औरैया में आपने 1,58,770 वोट काट दिए। आपने जीवित लोगों को मृत कर दिया, जो बेचारे लोग स्वर्गवासी हो चुके उनको आपने जिंदा कर दिया। राहुल जी ने कहा तो जिंदगी के बड़े अनुभव थे, मृत लोगों के साथ चाय पीने का अनुभव पहली बार चुनाव आयोग ने दिया, और वो मिले उन लोगों से। तो मुझे लगता है चुनाव आयोग का ये कुतर्क है, ये कुतर्क बीजेपी भी करती है। एसआईआर के बाद ही तो पता चल रहा है कि जमुई में 269, मुजफ्फरपुर में 247, औरैया में पिंकी पासवान जी के यहाँ तमाम वो जो दो मैंने बताए, विजय सिन्हा जी और गणेश जी जो उनके विधायक हैं, या बीणा जी या निर्मला देवी जी, इन सबके वो तो एसआईआर के बाद आ रहे। तो एसआईआर से फायदा क्या हो रहा है? और एसआईआर की देखिए सच्चाई सबको पता है। बीएलओ ने अपने दफ्तर में बैठकर सबके बिहाफ पे साइन करके जमा कर दिया है। अब लोग दौड़े दौड़े फिर रहे हैं। आपको लगता है बिहार के 8% वोट, 8 से ज्यादा एक्चुअली 65 लाख करीब 8 से 9% के बीच में वोट होते हैं, ऐसे ही कट जाएंगे? और किस धृष्टता से चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम ये नहीं बताएंगे किसके काटे, और ये भी नहीं बताएंगे कि किस नियम के तहत काटे। अरे भाई, कोई आपकी दादागिरी है, कोई मनमर्जी है? हालांकि इस पे सुप्रीम कोर्ट का अब आ गया गाइडलाइन, चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। एक सवाल इसमें यह है सुप्रिया जी कि एसआईआर की जो लिस्ट अभी आई है जिस पे आप लोग बोल रहे हैं, चुनाव आयोग के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा है, त्रुटियां हो जाती है, और ये फाइनल लिस्ट नहीं है, अभी तो ये मसौदा भर है, इसमें सुधार की गुंजाइश अभी है। मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहती हूं, हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं है। हिंदुस्तान में वोटर लिस्ट का रिवीजन होता है, और होना भी चाहिए। जो लोग मृत हैं वो हट जाएं, जो कहीं और चले गए वो कहीं और वोटर बन गए, होना चाहिए। जिस तरह से बिहार में किया जा रहा है, देखिए बिहार में 2-4 चीजें हुई हैं। बिहार में जनवरी में समरी रिवीजन करने के बाद वोटर लिस्ट इशू हो गई थी, पॉलिटिकल पार्टीज को दे दी गई थी वो वोटर लिस्ट। उसके बाद यकाएक एसआईआर शुरू किया गया। तो फिर वो एक्सरसाइज क्या थी? पहली बात। दूसरी बात,
बिहार 60-70% बिहार बाढ़ से ग्रसित है, वो बिहार डूबा हुआ है, तो लोग कहां से जाएंगे डेटा कलेक्ट करने। और एक चीज की जो चर्चा लोग नहीं कर रहे हैं, 65 लाख लोगों के तो देखिए नाम काटे गए, 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 2003 के बाद उनको डॉक्यूमेंट देना पड़ा है। 15-20 दिन हो गए, अगस्त खत्म होएगा, अगस्त के खत्म होते होते ये रिवीजन भी खत्म हो जाएगा। आज तक चुनाव आयोग ने यह नहीं बताया कि उन 3 करोड़ लोगों में से किसके दस्तावेज सही है, किसके दस्तावेज गलत है। यह कब बताया जाएगा। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि जिस तरह के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, आप अपने माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट ला कर दीजिए। कितने लोगों के पास माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट, अगर मुझसे आज मांगा जाए, मेरे पास नहीं है, मेरे माता पिता दोनों दिवंगत हैं, मेरे पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है उनका, मैं नहीं दे सकती हूं। और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, और मुझे लगता है इस पर भी थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए, कि आधार मार्च की 18 तारीख को इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ईसीआई ने कहा हम आधार को लिंक करेंगे, ठीक है। आज की तारीख में आप यूपी में अगर आधार के बेसिस पर अपना वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहिए, बना सकते हैं, तमिलनाडु में बना सकते हैं, बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में बना सकते हैं, बिहार में क्यों मनाही हो गई? जिस आधार के बिना वो 11 दस्तावेजों की सूची में से 9 नहीं बन सकते, उस आधार को आप नहीं मानेंगे। चलिए, फिर आप कहेंगे कि हम एपिक को नहीं मानेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन का जो फोटो आईडी कार्ड है आप उसको नहीं मानते हैं, तो जो उसके बल पर ये सारे सांसद चुन के गए, तो इनको बर्खास्त करिए, इनको तो रिजाइन करना चाहिए। ये सब तो घुसपैठियों ने चुनकर भेजे हैं, जितने भी बीजेपी के एनडीए से गए, इनको मॉरल विक्ट्री इनकी होनी चाहिए, इनको रिजाइन करना चाहिए। तीसरा, हम राशन कार्ड नहीं मानेंगे। अरे भैया, 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन, 80, ये हर स्पीच में बोला जाता है, और जिनको आप दे रहे हैं वो राशन कार्ड नहीं मानेंगे। तो ये जो चीजें ये कहीं पर दिखाती हैं कि एक सुनियोजित तरीके से एक्सरसाइज की जा रही है, जिससे कि लोगों को वोट से वंचित किया जा सके। और मुझे लगता है कि अगर आप दलित, महादलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जिन लोगों के नाम मैंने आपको बताए, पिंकी पासवान हो गई, या ऐसे जिस ये लोग किस वर्ग से लोग आ रहे हैं? क्या ये लड़ाई लड़ सकते हैं? क्या ये कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं? क्या ये अधिकारी के सामने खड़े होकर कह सकते हैं नहीं हम तो वोट देंगे? अधिकारी धड़क के निकाल देता है कमरे से। तो ये जो चीज हो रही है, इस पर सवाल है। एसआईआर टाइम रहते हुए करिए। बिहार में भी तो एसआईआर हुआ था, और बिहार में 2 साल लगे थे एसआईआर होने में, कोई दिक्कत नहीं थी। आप 1-1.5 साल पहले शुरू करते, भाई अब टेक्नोलॉजी आ गई, चलिए 1 साल पहले शुरू करते, एसआईआर करते, लोगों को टाइम मिलता। बाढ़ग्रस्त बिहार में कोई डॉक्यूमेंट हम मानेंगे नहीं, जाके प्रमाण पत्र लेके आओ, जातीय प्रमाण पत्र मान रहे हैं, वो बिना आधार के बन नहीं रहा है। तो कहां से ये चीजें वैलिड है? ये एक सवाल इसमें और बनता है एसआईआर वाले मुद्दे पे, कि बिहार में जो आपके मुख्य एलआई हैं, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, उन्होंने एक बात कही कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो वोट का बहिष्कार भी कर सकते हैं, चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी बिहार में साथ है, इस पर कांग्रेस पार्टी का रुख लोग जानना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो ये लड़ाई अपने निर्णायक अंत तक लड़ेगी, और मुझे लगता है कि पूरी इंडिया अलायंस इसमें सहमत है। राहुल जी ने अपने घर पर सारी इंडिया अलायंस के सामने भी प्रेजेंटेशन किया था। पूरी इंडिया अलायंस सहमत है कि हम ये लड़ाई पूरे अपने निर्णायक अंत तक लड़ेंगे। अभी 17 तारीख से जो राहुल गांधी जी आगाज करने जा रहे हैं, आरजेडी उसका हिस्सा है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का, और जिन जिलों से हम होके गुजरेंगे उसमें काफी सारी सीट्स आती हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक लंबी लड़ाई है, ये लड़ी जाएगी और निर्णायक ढंग से लड़ी जाएगी। देखिए, एक चीज इन लड़ाइयों में और बाकी लड़ाइयों में अंतर है। हम लोग बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं, और एज विपक्ष हमें उठाने भी चाहिए, लेकिन कम मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें जनता इतनी मुखरित हो जाती है। जिस तरह से आपको सोशल मीडिया पर या जिस तरह से लोगों का, राहुल जी ने एक मिस्ड कॉल की मुहिम शुरू करी, हमारे पास एक दिन या 2 दिन में 41 लाख मिस्ड कॉल्स आई थी। हमारे पास मेल्स भरे पड़े हैं, क्योंकि लोगों के अंदर यह संशय कि सब कुछ हो सकता है, मेरे वोट का अधिकार नहीं छीन सकता। देखिए, लोकतंत्र में जब हम कहते हैं लोगों के पास पावर है, वो पावर ऐसे थोड़ी है कि वो सड़क पे खड़े हो जाएंगे तख्ती लेकर। वोट का पावर है। तुमने काम किया, चलो तुम्हें दोबारा से वोट देंगे, तुमने काम नहीं किया, बटन दबाएंगे, तुम्हें बाहर करेंगे। वो जो सत्ता की चाबी लोगों के हाथ में है ना, उस चाबी को छीनने का प्रयास है। तो मुझे लगता है ये लड़ाई निर्णायक रूप से लड़ी जाएगी। मुझे लगता है लोकतंत्र में, चुनावी प्रक्रिया में रहना बहुत जरूरी है। आगे क्या विचार होता है ये हमारी लीडरशिप तय करेगी, लेकिन अभी हमारे लिए बहुत जरूरी वोटर अधिकार यात्रा जो 17 से शुरू हो रही है, और जिसमें हमारा आह्वान है कि गरीब, मजदूर, किसान, युवा, महिलाएं सब आए और उसका हिस्सा बने। आपने एक लाइन में क्लियर कर दिया कि कांग्रेस पार्टी प्रक्रिया का हिस्सा रहेगी, मतलब चुनाव में से बहिष्कार वाली मतलब ये डिसीजन हमारी लीडरशिप लेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे और हम ये लड़ाई जीतेंगे।
जब ये वोट चोरी वाला पूरा विवाद हुआ तो कुछ किताबें हैं जो संविधान सभा की बैठकों का जिक्र करती है, मैं उसको उलट पुलट रहा था। तो कितनी बैठकें हुई इस बात पे बहस करने के लिए कि सबको वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि उसके पहले जो अंग्रेजों का शासन था और कुछ समय तक वोटिंग हुई, उसमें सिर्फ कुछ जमीनों के आधार पे जमींदारों को वोटिंग का अधिकार था। 1936 दिसंबर का पहला चुनाव था जी, जहां पर ओप्रेस्ड क्लासेस को, पिछड़े दलितों को पहली बार वोट का अधिकार मिला। वरना अगर आप मैट्रिक नहीं है या आपके पास जमीन नहीं तो आप वोट नहीं दे सकते थे। और कितना क्रांतिकारी निर्णय, इसीलिए मैं कहती हूं कि हमारा संविधान जबरदस्त है, हमारा संविधान बहुत क्रांतिकारी, कहीं दो राय नहीं। आप क्या भाषा बोलते हैं, आप कैसे दिखते हैं, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, आप नरिमन पॉइंट की कोठी पर रहते हैं या आप महाराजगंज की एक छोटी सी खोली में रहते हैं, आप सबके पास वोट का एक अधिकार है। किसी के पास ही नहीं कि इनको बड़के राजा इनको 2 वोट मिलेंगे। मतलब कितनी कमाल की चीज है। और अगर उस पर प्रहार हो रहा है तो ये दिक्कत तलब बात है। चलिए, ये जो वोट चोरी वाला मामला है, इस पे आखिरी सवाल, फिर अगले सेगमेंट पे चलेंगे। एक ऐसा लग रहा है कि टकराव की स्थिति बन गई है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। अब चुनाव आयोग अलग मूड में है। हालांकि यहाँ पे एक और किताब का जिक्र करूं, बिहार में बूथ लूटने का बड़ा लंबा इतिहास रहा है। जो जमींदार लोग होते थे, शक्तिशाली लोग होते थे, वो बल से जाकर के बूथ लूट लेते थे, मत पेटियों में इंक डाल देते थे। उस समय की किताब में जिक्र है सुप्रिया जी कि चुनाव आयोग, जब प्राइवेट टीवी चैनल आ गए थे तो अपने पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट से ज्यादा प्राइवेट न्यूज चैनल पर जो दिखाया जा रहा है उस पर भरोसा करके बूथ कैंसिल कर देता था। अभी जो चुनाव आयोग है वो नहीं मान रहा है आप लोगों की बात, विपक्ष की बात नहीं मान रहा है। अब एक सवाल ये उठता है कि तो फिर इसका होगा क्या? इससे बेहतर तो यही होता कि राहुल गांधी के पास जब इतने पुख्ता सबूत हैं, इतनी पूरी मेहनत है, तो हलफनामा दे करके आप चुनाव आयोग को सबमिट कर देते ताकि वो जांच करते। मैं इसको 2 तरह से आपको इसका जवाब दूंगी। देखिए, चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग कोई संसद मार्ग पे बनी हुई बिल्डिंग तो है नहीं। चुनाव आयोग इस देश की एक संवैधानिक संस्था है और बहुत सारी संस्थाओं में से जिसके ऊपर लोकतंत्र को बरकरार रखने की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपको फ्री एंड फेयर, निष्पक्ष चुनाव कराने हैं, स्वतंत्र इलेक्शन कराने हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मताधिकार का हिस्सा बनाना है कि वो मत से अपनी सरकार चुने। चुनाव आयोग वो दोनों चीजें नहीं करना चाहती। चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी आज तार तार है। अगर चुनाव, और मैं बताती हूं क्यों, इसमें मैं कोई दलगत राजनीति नहीं करना चाहती हूं। 2024 का चुनाव था, 2024 के चुनाव में मोदी जी ने कई बार उल्लंघन किया। उल्लंघन करने पर चिट्ठी नड्डा जी को क्यों जा रही है? आप एक संवैधानिक संस्था है, आपके ऊपर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी, आप राहुल जी को चिट्ठी लिख सकते हैं, आप मोदी जी को क्यों नहीं लिख सकते हैं चिट्ठी? एक तो ये। दूसरा, जिस तरह से शेड्यूल्स बनते हैं, 5-5, 6-6 चरण में चुनाव हो रहे हैं जो 2-3 चरण में हो सकते हैं। तीसरा, सस्ती शायरी सुनाना। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप एक अजीम शायर बन के सस्ती शायरी सुना रहे हैं। और चौथा, राहुल गांधी जी एक व्यक्ति नहीं है। राहुल गांधी जी इस देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, इस देश के 68% वोट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो आप पर लांछन नहीं लगा रहे हैं, वो आपको सबूत दे रहे हैं और सबूत के आधार पर आपको जांच करनी चाहिए। अगर निष्पक्ष चुनाव आयोग हो या जो चुनाव आयोग वाकई में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चाहता हो, वो तो सीधा ये बोले कि भाई आपने अच्छा काम किया है, हमें इस पर जांच करनी चाहिए, हम अपनी वोटर लिस्ट में सुधार करेंगे। आप उन पर लांछन लगा रहे हैं। मैं कुछ ग्रुप्स का हिस्सा हूं, चुनाव आयोग को नहीं पता है, नहीं तो निकाल दी जाऊंगी। उसमें चुनाव आयोग व्हाट्सएप के फर्रे भेज रहा है कि नेता सोर्सेस। जिस चुनाव आयोग का काम सूत्र लोग को समाप्त करना था, वो सूत्रपात बना हुआ आज की तारीख में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ईडी हो गया या सीबीआई हो गया या इनकम टैक्स जैसी संस्थाएं हो गई जो बुरी तरह से बदनाम हो चुकी है, उनके होने या ना होने से आज की तारीख में कोई फर्क नहीं, वो बीजेपी की फ्रंटल बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कमेंट किया है उनकी कार्रवाइयों पर। एग्जैक्टली। तो क्या आज की तारीख में इस देश का चुनाव आयोग उस रास्ते पर है? बिल्कुल है। और क्या इस देश में लोगों का विश्वास डगमगाया है? बिल्कुल डगमगाया है। किसकी जिम्मेदारी है? सुप्रीम कोर्ट और ईसीआई की जिम्मेदारी है, उनको इस जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए।